फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की NCERT की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। तो देखिए, चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक भू आकृति दिख रही है, यानी कि जो अलग अलग पृथ्वी पे आकृतियां दिखती हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी होगा कि ठीक इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं उनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो, तो ऑलरेडी मैंने उन्हें पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जो अंतर्जनिक बल होते हैं, इसकी वजह से पर्वत वगैरह का निर्माण हो जाता है, और फिर जो बहिर्जनिक बल हैं, जैसे कि नदी द्वारा होने वाला अपर्दन, इन सब की वजह से जो पर्वत की ऊंचाई है इसमें कमी आने लगती है। तो जब देखिए, एक तरह से नदी क्या कर रही है, पर्वत को काट रही है। तो जब नदी पर्वत को काटेगी तो अलग अलग भू आकृतियां बनेंगी। देखिए, जो आर्द्र प्रदेश हैं, यहां पर जो अपर्दन है उसके द्वारा सबसे ज्यादा भू आकृतियां बनती हैं। आर्द्र प्रदेश का क्या मतलब हो गया, यानी कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है या बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, उन जगहों की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो आर्द्र प्रदेश है, यहां पर जो प्रवाहित जल है, प्रवाहित मतलब बहने वाला जो पानी है, इस प्रवाहित जल की वजह से सबसे ज्यादा अलग अलग तरह की भू आकृतियां बनती हैं। अच्छा, प्रवाहित जल में भी दो एलिमेंट हो गए। एक तो जो आप पानी को परत के रूप में पृथ्वी पे फैला देखते हैं, और दूसरा आप जो बहता हुआ पानी देखते हैं नदियों के माध्यम से, सरिताओं के माध्यम से जो आप बहता हुआ पानी देखते हैं, इन दोनों की ही वजह से भू आकृतियां बनती हैं। अच्छा, देखिए, जो प्रवाहित जल है इसमें भी, वैसे तो हम लोग कह रहे हैं प्रवाहित जल से भू आकृतियां बनती हैं, जो एक फैक्ट है, लेकिन इसमें भी ऐसी नदियां जो युवावस्था में है। अब अगर आपको अभी समझ में नहीं आता है कि नदी के युवावस्था से क्या मतलब है, तो ये अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसी नदियां जो अभी यंग हैं, जो यंग स्टेज में हैं, सबसे ज्यादा भू आकृतियां इन्हीं नदी के द्वारा बनती हैं। अच्छा, देखिए, जो बाद का समय है, शुरू में एक यंग रिवर का मतलब क्या होगा, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। बाद के समय में क्या होता है, जो रिवर है उसका वेग इतना ज्यादा नहीं रह जाता है। जब रिवर थोड़ी सी धीरे बहने लगती है तो क्या होता है, डिपोजिशन होता है। अब देखिए, रिवर ने जब यंग थी तो बहुत सारे पर्वतों को काटा, इसकी वजह से कंकड़, पत्थर, बालू जैसी चीजें रिवर के पानी के साथ मिल गए। अब जब रिवर धीरे बह रही है तो ये इन चीजों को अपने साथ आगे नहीं ले जा पाएगी, इतना वजन नहीं उठा पाएगी, तो इनको एक जगह पर रिवर जमा करने लगती है, जिसको कहते हैं निक्षेपण। और निक्षेपण से भी कुछ अलग अलग भू आकृतियां बनती हैं, जैसे कि डेल्टा वगैरह, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, क्योंकि नदी लगातार अपर्दन करती रहती है, इसलिए एक समय क्या आता है, पहाड़ की ऊंचाई लगातार कम हो रही थी, तो एक समय आता है जो पहाड़ है वो समतल मैदान में बदल जाता है, और इस तरह से एक नई तरह की भू आकृति का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जितनी भी बनने वाली अलग अलग आकृतियां हैं, जैसे मोनार्ड नॉक हो गए, पेनी प्लेन हो गए, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में एक जो आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका केवल एक शॉर्ट में विवरण है, तो इसको हम लोग स्किप करते हुए डायरेक्ट जो मेन कंटेंट है वहां पर चलते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो नदी है ये अपर्दन के द्वारा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उसको मैदानों में बदल देती है। तो नदी की ये जो इतनी लंबी यात्रा है अपर्दन की, ये कैसे कंप्लीट होती है, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। बेसिकली एक डेविस जोग्राफर थे जिन्होंने नदी अपर्दन चक्र दिया था। इसके साथ ही पेंक जैसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने नदी अपर्दन की बात की थी, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में नदी के द्वारा अपर्दन कैसे किया जाता है, इसको कुछ जोग्राफर ने समझाया था। तो उसी के आधार पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो नदी अपर्दन की पूरी घटना है ये कैसे पूरी होती है। तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लोगों के जीवन में पहले आप यंग होते हैं, उसके बाद प्रौढ़ होते हैं, और फिर आप वृद्धावस्था में जाते हैं। इसी तरह से एक नदी जो है वो भी पहले युवावस्था में होती है। युवावस्था का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक नया नया पर्वत अभी ऊपर उठा है,
इस पर्वत से जो नदी बह रही है, देखिए ढाल अगर तेज होगा तो पानी भी तेज बहेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो जो पर्वत है जो ऊपर उठ गया है, इसका ढाल बहुत तेज होता है। ढाल तेज है तो नदी भी बहुत तेज बहती है। तो जब बहुत तेज बह रही है नदी, तो ऐसी नदी को हम लोग कहते हैं कि ये अभी युवावस्था में है। और ये देखिए जो इस तरह की नदी होगी, इसकी वजह से वी आकार की घाटी बनेगी। क्यों वी आकार की घाटी बनती है? देखिए जब नदी बह रही है पर्वत की ढाल से, तो ये पर्वत की ढाल को अंदर की ओर काटती है। जैसे कि कोई आप बहुत तेजी से अगर लकड़ी के टुकड़े पे आरी चलाएंगे तो आरी अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी। उसी तरह से ये जो नदी है पर्वत की ढाल पे बहुत तेजी से बहती हुई नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तो यहां पर एक जो घाटी बनेगी वो वी आकार की घाटी होगी। अब देखिए इसी चीज को हम लोग थ्योरी में देखेंगे, और थ्योरी को देखते समय मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो शब्द हैं उनका अर्थ मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ज्यादा जटिल हैं और जिनको यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, जो आगे की क्लासेस से संबंधित हैं, उनको मैं छोड़ दूंगा। तो उन चीजों को आप जैसा दिया गया है वैसा ही याद कर ले। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं नदी की युवावस्था की। इसमें नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान या तो होते ही नहीं हैं या सकरे बाढ़ के मैदान होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं युवावस्था में नदियों में बाढ़ के मैदान नहीं होते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत और समतल होते हैं, जिनमें दलदल और झीलें होती हैं। जल विभाजक का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एक मान लीजिए ये पर्वत है और इससे हर दिशा में नदियां बह रही हैं, तो ये जल विभाजक की तरह रूप में काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जल प्रवाहित हो रहा है। तो शुरू के समय में जल विभाजक बहुत चौड़े होते हैं। ये जो जल विभाजक है ये काफी चौड़ा होगा, समतल होगा। इसमें आपको दलदल और झीलें मिलेंगी। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित होते हैं। नदी विसर्प मतलब नदी जब ऐसे ऐसे बहे। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं। अब देखिए इस चीज को छोड़ देते हैं। जहां अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां जलप्रपात और छिपरिकाएं बन जाती हैं। थोड़ा सा इस शब्द को बता देता हूं। देखिए जहां पर बहुत कठोर चट्टानें हैं, कठोर चट्टान को पानी काट नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? अब इस चट्टान को पानी नहीं काट पा रहा है तो ऊपर से जो आगे की चट्टानें हैं उसको पानी काट देगा और ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा डायरेक्टली। तो ये जो है ये जलप्रपात बन जाएगा। और ये कब बनेगा? नदी की युवावस्था में, क्योंकि बाद के समय में पानी काम करते करते धीरे धीरे इस कठोर चट्टान को भी काट डालेगा। और फिर क्या होगा? ये जब तल समतल हो जाएगा, चट्टान कट जाएगी, तो जलप्रपात खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआती समय में जलप्रपात रहते हैं। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, यानी नदी की दूसरी अवस्था। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। यानी प्रौढ़ावस्था में नदी में जल ज्यादा हो जाएगा और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। यानी मुख्य नदी में, जैसे आपने गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी पढ़ी है, तो ये सहायक नदियां भी धीरे धीरे मिलने लगती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक, अब देखिए ये गहरी क्यों हो जाती है? मैंने कहा था नदी एक आरी की तरह चल रही है, तो बहुत लंबे समय से क्योंकि नदी काम कर रही है अपर्दन का, तो घाटी काफी गहरी हो गई है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा था युवावस्था में बाढ़ के मैदान नहीं थे, यहां पर आपको बड़े बड़े बाढ़ के मैदान मिल जाएंगे। और इसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। देखिए कैसे ये सांप की तरीके से, जिसको कहते हैं बल खाना, तो ये बल खाती हुई नदी देखिए आगे बढ़ रही है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदली क्षेत्र जो हैं ये गायब हो जाते हैं। नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जल प्रपात और छिपरिकाएं लुप्त हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो कठोर चट्टानें हैं जैसे ही नदी उनको काट देगी जल प्रपात खत्म हो जाएंगे। फिर आती है नदी की वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल मंद होता है। आप ऐसे समझिए एक पहाड़ है, इसको नदी लगातार काटती जा रही है, यानी कि ढाल कमजोर होता जा रहा है। पहाड़ पहले बहुत ऊंचा था, ढाल बहुत तेज था, धीरे धीरे नदी ने इसको इस तरह से काटा कि ढाल जो है वो काफी कमजोर हो गया, मंद हो गया जिसको कहते हैं।
तो जब ढाल मंद हो जाएगा तो उस पर जो पानी बह रहा है वो धीरे बहेगा। ऐसे में क्या होता है, नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील बनाती हैं। यानी कि इस अवस्था में कुछ आकृतियां बनती हैं, जैसे नदी विसर्ग है, प्राकृतिक तटबंध है, गोखुर झील है। विभाजक विस्तृत और समतल होते हैं, जिनमें झील और दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर जो भूदृश्य है वो समुद्र तल के बराबर या थोड़ा ऊंचा होता है। क्या कहा जा रहा है, जितना समुद्र का लेवल है, अधिकतर जो जमीन है उसका लेवल भी उतना ही हो जाता है। क्यों हो गया इतना ही लेवल? क्योंकि नदी ने इसको काट दिया, नदी ने इसका अपर्दन कर दिया, इसलिए जो ये इतना ऊंचा उठा हुआ भूदृश्य था वो समतल हो गया। अब देखिए बात करते हैं अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनने वाली अलग अलग भू आकृतियों की। सबसे पहले देखेंगे घाटियों को। देखिए घाटियां जो हैं, शुरुआती समय में जब पानी बहना स्टार्ट होता है, यानी कि एक पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ है और इस पर से जल जो है बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो शुरू में जाहिर सी बात है बहुत छोटी छोटी सरिताओं के रूप में ये बहेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये सरिताएं लंबी होती जाएंगी और कई सरिताएं हो सकता है आपस में मिल भी जाएं। इससे क्या होता है, अवनलिकाओं का विकास होता है। यानी कि पहले सरिताएं बनी छोटी छोटी, फिर क्या बना, अवनलिका बनी। और मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल ऐसे काम करती हैं जैसे एक आरी लकड़ी के ऊपर काम करती है, यानी कि ये गहराई में पर्वत को काटने लगती हैं। तो अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं और इसकी वजह से ये धीरे धीरे चल के घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। ये हो गया कि घाटी का निर्माण कैसे होता है। अच्छा देखिए, घाटी की लंबाई चौड़ाई, इस आधार पे हम लोग घाटी को वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन वगैरह में डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था जब नदी युवावस्था में होती है तो वी आकार की घाटी बनाती है। गार्ज और कैनियन में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने चित्र में एक गार्ज है। तो गार्ज बेसिकली क्या होता है कि ऊपर जितना चौड़ा होगा उतना ही चौड़ा नीचे होगा, यानी ऊपर से नीचे तक की जो चौड़ाई है लगभग समान होगी। और जो कैनियन है वो क्या होता है कि ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है। तो गार्ज और कैनियन में ये अंतर होता क्यों है? देखिए जो गार्ज है ये बनता है कठोर चट्टानों वाले क्षेत्र में, यानी कि ऐसी जगह जहां पर कठोर चट्टानें हैं वहां पर जब नदी अपर्दन करके घाटी को गहरा करती है तब गार्ज का निर्माण होता है। और जहां पर अवसादी चट्टानें हैं, क्षैतिज रूप से अवसादी चट्टानें हैं, वहां पर आपको कैनियन मिलेगा। इसके बाद देखिए समझते हैं नदी वेदिकाएं कैसे बनती हैं। देखिए वेदिका बेसिकली सीढ़ी होती है। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो सीढ़ीदार आकृति दिख रही है ये नदी वेदिका होती है। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो ये गहराई में घाटी को काटती है, यानी लंबवत अपर्दन करती है। तो घाटी क्या है, गहरी होती है, क्योंकि यहाँ पर नदी का वेग तीव्र होता है। फिर हम लोगों ने देखा जो प्रौढ़ावस्था आते आते जो नदी है इसका वेग कम हो जाता है और नदी क्या करने लगती है, लंबवत अपर्दन कम हो जाता है और घाटी को चौड़ा करने लगती है, क्षैतिज या पार्श्व अपर्दन होने लगता है, यानी कि नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए एक नदी है, उसकी जो प्रवाह है वो धीमे हो चुका है, नदी का वेग कम हो चुका है, तो नदी काफी चौड़ी हो गई है। अब किसी कारण से, कारण को हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि वो अपने आप में पूरा टॉपिक है, लेकिन किसी कारण से नदी फिर से बहुत तेज बहने लगती है, यानी ढाल किसी कारण से बहुत तेज हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो नदी चौड़ाई में अपनी घाटी को चौड़ा कर रही थी, यानी कि जो क्षैतिज अपर्दन कर रही थी, वही नदी फिर से लंबवत अपर्दन करने लगेगी, यानी कि फिर से नदी गहराई में काटने लगेगी। जो मैंने आपको आरी का एग्जाम्पल दिया है वो ध्यान में लाइए। तो अब देखिए क्या है, ये चौड़ी सी घाटी और इसमें नदी क्या कर रही है, फिर से इसको गहरा कर रही है। तो ये आपको इस तरह की सीढ़ी जैसी मिलेगी, यानी कि ये देखिए पुराना ढाल था, ये जो पुरानी सतह थी, ये जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हैं, नदी इस पूरे मार्ग से होके बहती होगी। लेकिन क्या हुआ कि इसने फिर से थोड़ा सा गहरा किया घाटी को, तो नदी अब इस गहराई पे पहुंच गई दूसरी वाली लाइन के पास। फिर जब इसने फिर से किसी कारण से घाटी को गहरा किया तो फिर से ये यहाँ पर पहुंच गई, अगली बार यहाँ पे पहुंच गई।
तो ऐसे में क्या हुआ, ये सीढ़ी जैसी आकृति बन गई, जिसको हम लोग कहते हैं नदी वेदिका। देखिए यहां तक हम लोगों ने अपर्दन से बनने वाले स्थल रूपों को समझ लिया। कुछ ऐसे स्थल रूप होते हैं जो निक्षेपण से बनते हैं। पहले तो निक्षेपण क्या है, आप जा रहे हैं यहां से केदारनाथ, आप जब चढ़ाई कर रहे हैं तो रास्ते में आपको लगता है आपके पास सामान का वजन बहुत ज्यादा है, तो कुछ सामान को आप दुकानदार को दे देते हैं कि ये हमारा सामान रख लीजिए। इसी तरह से नदी के साथ क्या होता है, नदी तेज ढाल से जब उतर रही है तो इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी बहुत तेजी से बह रही है, तो इसके पास कंकड़ पत्थर बालू वगैरह जो है, जिसको अवसाद कहते हैं, ये जो है इसको ले करके नदी आगे बढ़ रही है। पर आगे जब ढाल कमजोर पड़ जाएगा, नदी धीरे बहेगी, तो इन चीजों को, इस अवसाद को नदी अपने साथ आगे ले जा नहीं सकेगी। तो ये जहां पर नदी का ढाल कमजोर हुआ है वहीं पर अवसाद जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग आकृतियां बनेंगी। इस घटना को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। ये जो पदार्थ जमा हो रहे हैं, जो अवसाद जमा हो रहा है, इसे निक्षेपण कहते हैं। जितनी बार भी अवसाद शब्द का प्रयोग होगा आप समझ जाएंगे कि हम लोग जो कंकड़ पत्थर बालू वगैरह होती है नदी के पास, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जलोढ़ पंख कैसे बनता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया, तेज ढाल से नदी बह रही है, खूब सारा इसके पास अवसाद है, यहां पर आती है, ढाल कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से इस अवसाद को अब ये नदी आगे नहीं ले जा सकती, इसका वेग कम हो गया है। तो ये नदी क्या करेगी, इस अवसाद को जमा करने लगेगी और ये शंकु के आकार में जमा होगा, कोन के शेप में। तो इसी से आपका जलोढ़ पंख बन जाएगा। देखिए जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वो अपना जो वास्तविक मार्ग है उसको खो देती हैं। यानी कि जैसे ये आप जलोढ़ पंख देख रहे हैं, इससे जो नदी बहेगी वो एक भाग में नहीं बहेगी, बल्कि इसके कई सारे पार्ट हो जाएंगे। इस तरह से जल वितरिकाएं इसकी बन जाती हैं। अच्छा देखिए, ये जो जलोढ़ पंख हैं आर्द्र प्रदेशों में कैसे होंगे, थोड़े से निम्न होंगे, यानी उतने ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे, और इनका ढाल भी कमजोर होगा, यानी कि मंद होगा। वहीं पे जो आपके शुष्क प्रदेश होते हैं, यानी कि जहां पर नमी कम है, जहां पर वर्षा कम है, ऐसे प्रदेशों में ढाल भी तेज होगा जलोढ़ पंख का आपके, और इसके साथ ही इनकी ऊंचाई भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपका जलोढ़ पंख। इसके बाद देखिए आता है नदी डेल्टा। तो नदी डेल्टा बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे जलोढ़ पंख बनता है। अंतर थोड़ा सा ये है, देखिए हमारी नदियां कहाँ जाती हैं, अंतिम रूप से सागर में जाती हैं। तो डेल्टा बनता है सागर तट पर, यानी कि जहां पर समुद्र तट है वहां पे डेल्टा बन जाएगा। देखिए एक नदी है वो समुद्र तट पे जा रही है, इसके पास बहुत सारा अपना अवसाद है, इस अवसाद को शंकु के रूप में नदी जो है समुद्र तट पर जमा करने लगती है, यानी जो समुद्र का किनारा है यहां पर ये पदार्थ जमा होने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं अवसाद। और फिर क्या होता है, ये अवसाद देखिए धीरे धीरे समुद्र में भी प्रवेश करने लगता है। एक चीज आप और देखेंगे कि जो भारी पदार्थ हैं वो तट के पास मिलेंगे, और वहीं पे जो हल्के पदार्थ हैं वो बहते हुए आगे निकल जाएंगे, यानी समुद्र के अंदर तक आपको मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो जलोढ़ पंख है उसमें नदी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे जल वितरिका कहते हैं। ये चीज आपको डेल्टा में भी दिखती है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको जो डेल्टा है इसमें नदी कितने सारे भागों में डिवाइड हो गई है, और ये जल वितरिकाएं क्या है, धीरे धीरे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का किनारा है उससे आगे तक ये मलबा इकट्ठा होता जा रहा है, अवसाद इकट्ठा होता जा रहा है, और इस अवसाद के ऊपर क्या है, ये जल वितरिकाएं बहेंगी। तो धीरे धीरे आपकी जो नदी है उसकी जल वितरिकाएं समुद्र तक में पहुंच जाती हैं। अब देखिए समझेंगे कि बाढ़ मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब नदी बह रही है तो अचानक से इसके ढाल में परिवर्तन आता है, ढाल कमजोर पड़ जाता है, इसकी वजह से नदी का वेग कम हो जाता है। तो देखिए शुरुआती समय में जो अवसाद जमा होगा, जो डिपोजिशन होगा, वो भारी पदार्थों का होगा, यानी नदी के साथ जो भारी पदार्थ थे
वो शुरू के समय में ही जमा हो जाएंगे। लेकिन जो हल्के पदार्थ हैं वो थोड़ी और दूर तक नदी अपने साथ बहाए लाएगी। ये हल्के पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेत हो गई, चीका मिट्टी हो गई, गाद हो गई, ये सारी चीजें आगे आकर के नदी जो है जब देखिए नदी में पानी बढ़ता है, बाढ़ आती है, उस समय नदी आसपास के मैदानों में इन पदार्थों को फैला देती है। इसकी वजह से बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर नदी ने अपने अवसाद को फैला दिया है। इस तरह से ये जो बाढ़ का मैदान बना है इसको कहते हैं सक्रिय बाढ़ का मैदान। इसके साथ ही देखिए एक दूसरे तरह के मैदान होते हैं जो नदी तटों के ऊपर उठ गए हैं, उनको कहते हैं असक्रिय बाढ़ के मैदान। तो असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं दो प्रकार के निक्षेपों से बनते हैं, बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हुए हैं और कटा हुआ मार्ग भर जाता है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो नदी रास्ता बदल लेती है और जो रास्ता नदी का पुराना था, यानी कि जो कटा हुआ होगा, गहरा होगा नदी की वजह से, वो धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों का जमाव होता है, यानी कि कुछ जो भारी पदार्थ है वो इन नदियों के कटे हुए भाग में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, यानी कि वो जमाव जो बाढ़ का पानी फैला और उसकी वजह से बने हैं, उसमें आपको महीन कण मिलेंगे, जैसे चिकनी मिट्टी है, गाद है, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं, यानी डेल्टा में जो बाढ़ का मैदान बनता है उसको डेल्टा मैदान कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे नदी विसर्ग की। तो देखिए जो बाढ़ के मैदान हैं, जो डेल्टा मैदान हैं, इसमें नदियां सीधे ना चल करके इस तरह से चलती हैं। तो ये जो लूप जैसे आपको नदी का मार्ग दिख रहा है, इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग कोई स्थल रूप नहीं है बल्कि एक प्रकार का चैनल प्रारूप है, यानी कि इस मार्ग से होकर के नदी बहती है। अच्छा, नदी विसर्ग क्यों बनता है? पहली चीज है देखिए कुछ ऐसी कह लीजिए कि जरूरतें हैं, जब वो पूरी होंगी तभी नदी विसर्ग बनेगा। पहली चीज है नदी की प्रवृत्ति होना चाहिए क्षैतिज अपर्दन करने की, यानी कि नदी अपने जो तट हैं, जो किनारे हैं, उनको लगातार नदी अपनी घाटी को लगातार चौड़ा कर रही हो। दूसरी चीज है तटों पर जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों पर बढ़ना। देखिए क्या कहा जा रहा है, अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि नदी के पास अवसाद बहुत ज्यादा है और ये धीरे बह रही है क्योंकि ढाल कमजोर है, तो अपने साथ ये सारा अवसाद ले जा नहीं सकती है। तो इसलिए नदी अवसाद को जगह जगह पर जमा कर देगी, जिससे कि नदी में जो मार्ग है वो अवरुद्ध होने लगेगा और जो जल का दबाव है वो बढ़ जाएगा। एक पाइप है, कल्पना करिए एक पाइप है, उसमें आप थोड़ा सा पाइप दबा देते हैं तो जो बचा हुआ पाइप है उसमें बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर होगा। प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण, देखिए जो जल की दिशा है वो कोरियालिस बल की वजह से बदल जाती है। कोरियालिस बल को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में देखेंगे। तो अब देखिए कैसे विसर्ग बनता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए नदी बह रही है सीधी और इसमें क्या प्रवृत्ति है कि ये अपनी घाटी को चौड़ा कर रही है, क्षैतिज अपर्दन कर रही है। अब क्या होता है, नदी जो है क्योंकि इसकी गति कम हो चुकी है और ये निक्षेपण कर रही है, यानी कि डिपोजिशन कर रही है, यानी कि पदार्थों को इकट्ठा कर रही है, तो इसकी वजह से इसका जो मार्ग है वो इस तरह का होने लगता है। और ये जो इस तरह का मार्ग हो गया है नदी का, इसमें आपको विशेषता क्या दिखेगी? देखिए बिल्कुल पाइप की कल्पना करिए अपने माइंड में, सब क्लियर होता जाएगा। पानी पाइप में इस तरह से बह रहा है तो कहां पर टकराएगा? जाके इधर साइड को पानी टकराएगा और इधर क्या होगा, इधर को जो नदी के साथ कंकड़ पत्थर बालू हैं वो जमा होने लगेंगे, यानी इधर साइड में क्या होगा, अपर्दन होगा और इधर क्या होगा, जमाव होगा या कह लीजिए डिपोजिशन होगा, जो पदार्थ हैं वो इकट्ठे होंगे। अब देखिए जब वाटर इधर पहुंचेगा तो किधर टकराएगा, इस साइड में टकराएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपर्दन होगा, पानी टकराएगा तो काटेगा, यानी कि यहाँ की जो जमीन है उसको काटेगा, तो पीछे की तरफ ढकेलेगा यानी अपर्दन होगा, यहां पर क्या होगा, जमाव होगा। इसी चीज को आप पूरे रास्ते के ऊपर लागू कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि गोखुर झील बन जाती है। क्या होगा, अब ये नदी ऐसे बहुत ज्यादा जब बल खा जाती है, बहुत ज्यादा जब ऐसे मुड़ जाती है, तो एक समय आता है कि फिर नदी इस मार्ग को छोड़ देती है और एक पुराने मार्ग पे या नए मार्ग पर बहने लगती है। यानी कि ये जो ऐसे बल खाया हुआ मार्ग है, इसको नदी ने छोड़ दिया और ऐसे सीधे आगे बढ़ गई। तो ऐसे में क्या होगा, ये पार्ट तो वैसा ही छूट गया और इसमें पानी भी भरा है, तो ये आपकी गोखुर झील बन जाएगी। थ्योरी में एक बार देख लेते हैं। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है, यानी कि नदी का बहाव काफी धीमे हो जाता है, तो नदी में पानी का प्रवाह धीमे हो जाता है और पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। पार्श्व मतलब जो क्षैतिज किनारे हैं वो उनका कटाव होने लगता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी अगर जो नदी का तट है उसमें थोड़ा भी कोई समस्या आई तो नदी जो है मोड़ ले लेगी, यानी कि इस तरह से मुड़ जाएगी। ये मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि जो बाहर का किनारा होगा ये अपर्दित होता रहेगा और यहाँ पर क्या है कि डिपोजिशन होता रहेगा, चीजें जमा होती रहेंगी। अगर अपर्दन, निक्षेपण और निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। यानी अगर अपर्दन, निक्षेपण और निम्न कटाव नहीं हो रहा है तो फिर विसर्प भी कमजोर पड़ जाएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसी भू आकृतियों को देखा जिनका निर्माण हमारे धरातल पर बहने वाले जल से होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी भू आकृतियां हैं जिनका निर्माण अंडरग्राउंड वाटर यानी भौम जल से होता है। तो इस तरह की जो आकृतियां होती हैं उनको कहते हैं कार्स्ट स्थलाकृतियां। अब देखिए, कुछ जो चट्टानें होती हैं वो पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों और दरारों वाली होती हैं, जिनमें धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है। अंतःस्रवण मतलब देखिए जो चट्टान है उसमें जोड़ है, इस जोड़ में क्या होगा, जो जल है वो प्रवेश कर जाएगा, यानी आसानी से चट्टान के अंदर जल प्रवेश कर जाता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जब जल धरातल के नीचे चट्टान की संधियों, छिद्रों और संस्तरों तल तक पहुंचता है तो क्षैतिज अवस्था में बहने लगता है। यानी कि देखिए, चट्टान के अंदर पहले जल चला गया, जोड़ वगैरह से चला गया, और फिर कुछ गहराई में जब ये पहुंचा धरातल की तो क्या हुआ, इस चट्टान की जो संधियां वगैरह होती हैं, जहां पर यानी चट्टानें आपस में जुड़ी होती हैं, इस संधियों में जो जल है वो क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब इस दिशा में, लंबवत मतलब ये वाला वर्टिकल होता है, तो यहाँ पर जल क्षैतिज दिशा में बहने लगता है। जल का या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह, यानी जो ऊपर से ये नीचे की ओर पहले जल आया और फिर जो क्षैतिज दिशा में बहने लगा, चट्टानों में अपर्दन का कारण है। यानी कि इसी वजह से चट्टानों में अपर्दन होता है। अब देखिए, पृथ्वी में जितनी चट्टानें हैं सभी में आपको ये काष्ठ भू आकृति बनी नहीं मिलेगी। जो कुछ विशेष चट्टानें होती हैं जैसे चूना पत्थर है, डोलामाइट है, इन चट्टानों में आपको काष्ठ भू आकृति दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जैसे चूना पत्थर है तो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो चूना पत्थर है वो जल में घुल जाता है और इसकी वजह से आकृतियों का निर्माण होता है। अच्छा, किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को काष्ठ भू आकृति कहते हैं। यानी दो तरीके से काष्ठ भू आकृति बन सकती है। एक तो घुलन प्रक्रिया के द्वारा, जब चूना पत्थर वगैरह की जो चट्टानें हैं ये पानी में घुल जाएं, और दूसरा निक्षेपण के द्वारा, यानी कुछ पदार्थ जो हैं इकट्ठे हो जाएं और इसकी वजह से, जो अभी हम लोगों ने निक्षेपण देखा था, इसकी वजह से भी काष्ठ भू आकृति बन सकती है। ये जो नाम है काष्ठ, जो नाम है एशियाटिक सागर के साथ बाल्कन काष्ठ क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। तो अगर आ जाए ये किस पर आधारित है काष्ठ नाम, तो जो बाल्कन काष्ठ क्षेत्र है एशियाटिक सागर में, इसके ऊपर ये नाम आधारित है। और जैसा मैंने कहा, काष्ठ स्थलाकृतियों में अपर्दन से बनने वाली और निक्षेपण यानी डिपोजिशन से बनने वाली दोनों तरह की भू आकृतियां सम्मिलित होती हैं। अब देखिए, जो अलग अलग तरह की काष्ठ भू आकृति होती है उसकी बात करेंगे। तो पहले अपर्दन की वजह से, भौम जल जो अपर्दन करता है उसकी वजह से जो आकृतियां बनती हैं, इसमें पहले हम लोग देखेंगे घोल रंध्र को।
देखिए चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे और मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है। देखिए क्या है, एक चूना पत्थर की चट्टान है, इसके ऊपर जो है जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र जैसे बन गए हैं। और ये क्यों बन गए हैं? क्योंकि चट्टान के जो ऊपर का पदार्थ था वो घुल गया पानी में, और जब पानी में घुल जाएगा पदार्थ तो वहां पर छेद हो जाएगा। इनको कहते हैं विलयन रंध्र या फिर घोल रंध्र। तो जो घोल रंध्र हैं काष्ठ क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं। चित्र में देखिए, जैसे ये आपको पूरा छिद्र दिख रहा है, जो ऊपर से तो वृत्ताकार होते हैं, नीचे जो है कीप की आकृति में होते हैं, यानी ऊपर वृत्त के आकार में और नीचे जाएंगे आप तो कीप की आकार में ये आपको मिलेंगे। और अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो कुछ वर्ग मीटर से कई हेक्टेयर तक ये फैले हो सकते हैं, और इनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा देखिए, कुछ जो घोल रंध्र हैं वो निपात रंध्र में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? अगर देखिए किसी घोल रंध्र के नीचे बनी जो कंदरा है उसकी छत ध्वस्त हो जाए, यानी कि घोल रंध्र के नीचे जो एक कंदरा बनी है उसकी अगर छत ध्वस्त हो जाए तो इस तरह से निपात रंध्र सामने आता है। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने एक घोल रंध्र है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए इसका जो बेस था यहाँ से कंदरा की छत हट गई, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आपके सामने जो रंध्र सामने आया इसको निपाती रंध्र कहेंगे। इसके साथ ही देखिए कई बार क्या होता है कि जो घोल रंध्र हैं उसके ऊपर एक परत जम जाती है अपर्दित पदार्थों की, यानी कि अपर्दन से जो पदार्थ अलग हुए हैं वो घोल रंध्र के ऊपर जमा हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो घोल रंध्र है एक उथला जलकुंड जैसा लगने लगता है। अब देखिए ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ध्वस्त घोल रंध्र है इसको हम लोग डोलाइन भी कहते हैं। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो ये जो ध्वस्त वाले रंध्र हैं ये कम संख्या में मिलेंगे। देखिए ये जो अंडरग्राउंड वाटर बह रहा है ये जब किसी घोल रंध्र या विलयन रंध्र से गुजरता है तो आप देखेंगे कि ये गायब हो गया, यानी कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर की एक रिवर है ये जब किसी घोल रंध्र वगैरह से निकलेगी तो ये गायब हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी दूरी के बाद फिर से ये किसी कंदरा वगैरह से बाहर आ जाएगी और फिर से ये आपको अंडरग्राउंड वाटर रिवर के रूप में दिखाई देने लगेगी। यानी कुल मिलाकर के बात इतनी है कि ये जो घोल रंध्र है इसमें अंडरग्राउंड वाटर रिवर गायब हो जाती है और फिर किसी कंदरा से आगे फिर से निकल आती है। अब देखिए जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, यानी कि कई सारे जब डोलाइन या घोल रंध्र आपस में मिल जाएंगे तो जो आकृति बनेगी उसे हम लोग युवाला कहेंगे। यहाँ पर चित्र में नीचे एक युवाला आपके सामने है। अच्छा देखिए फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो चूना की चट्टानें हैं वो गलती जाती हैं, और जब ये चूना की चट्टानें धीरे धीरे गलती जाती हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अनियमित पतले और नुकीले, यानी कि कुछ नुकीले नुकीले आपको कटक जैसे मिलेंगे, रिजेस मिलेंगी, और इनको आप लेपीस कहते हैं। इन कटकों या लेपीस का निर्माण देखिए ये कैसे बनते हैं। लेपीस बेसिकली क्या है, आसपास जो भी चूना की चट्टान थी वो सारी गल गई, यानी कि पानी में घुल गई, इधर भी घुल गई, लेकिन बीच में ये जो चट्टान थी ये अभी नहीं घुल पाई है, तो ये नुकीली सी है, पतली सी है, जो बाहर की ओर निकली हुई है, इसी को हम लोग लेपीस कहते हैं। और कभी कभी जो लेपीस है ये चूना युक्त चबूतरे में बदल जाती है, यानी कि चूने के एक चबूतरे के रूप में आपको लेपीस कभी कभी विकसित हुई दिखाई देगी। इसके बाद देखिए आती हैं कंदराएं। तो कंदराएं कैसे बनती हैं? कुछ स्थान होते हैं जहां पर चट्टानें एकांतर क्रम में होती हैं, जैसे कि पहली चट्टान ये एक तरह की और फिर दूसरी चट्टान, उसके बाद फिर से पहले तरह की चट्टान, फिर से दूसरे तरह की चट्टान, फिर से पहले तरह की। तो जब इस एकांतर क्रम में जहां पर चट्टानें होंगी वहां पर कंदराएं बनेंगी। और दूसरी चीज की क्या आवश्यकता होगी, हम लोगों ने देखा कि जो काष्ठ भू आकृति है वो चूना पत्थर या जो आपका डोलोमाइन है उसी में बनती है, तो यानी बीच में चूना पत्थर या डोलोमाइन की चट्टान जरूर होना चाहिए। अब ऐसे में होता क्या है, देखिए जो जल है वो इस चूना पत्थर या डोलोमाइन की चट्टान में प्रवेश कर जाएगा,
तो पानी दरारों और संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। यानी कि जो दरारें हैं, जो संधियां हैं, यानी कि जो चट्टानों के जोड़ हैं, वहां से पानी क्या होता है, चट्टान के अंदर चला जाएगा। ये जो चूना वाली चट्टान है, इसके अंदर पानी चला गया। और कैसे बहेगा, क्षैतिज दिशा में बहेगा। ऐसे जिस तरह से हम लोग रोड पे चलते हैं क्षैतिज दिशा में, रॉकेट लंबवत दिशा में जाता है सीधा, और हम लोग रोड पर क्षैतिज दिशा में चलते हैं। तो ऐसे ही क्षैतिज दिशा में पानी आगे की तरफ बढ़ेगा। इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं। यानी कि यही जो पानी आगे बढ़ रहा है, इसी तल पर जो चूना चट्टानें हैं वो घुल जाएंगी और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं। देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूं। ऐसे आपकी चट्टानों के संस्तर हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर भी चट्टानें हैं, लेकिन यहाँ पर पानी प्रवेश किया है जोड़ संधि से और इस दिशा में बह रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्थान खोखला हो जाएगा, क्योंकि चूना तो पानी के साथ घुलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, खोखला या रिक्त स्थान बन गया। इसी को कंदरा कहते हैं। चित्र में देखिए, यहाँ पर लिखा है केव पैसेज। आपको स्क्रीन पर छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर केव पैसेज लिखा है। और ये दिखाता है कि एक कंदरा आपकी यहाँ पर है। रेड कलर को देखिए मैप पर, ये जो मैंने रेड किया, एक कंदरा आपकी ये वाली हो गई, ये भी रिक्त स्थान है जो ब्राउन कलर से दिख रहा है आपको। और एक ये आपकी कंदरा हो गई, ये भी जो ब्राउन स्थान है। तो यानी कि चट्टानों के बीच में जो रिक्त स्थान हो गया है चूना पत्थर के घुल जाने से, उसकी वजह से कंदरा बनी। और कहाँ बनती है, जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर मिलते हैं, ऐसी जगह पे कंदरा बनती है। अच्छा देखिए, कई बार जो कंदराएं हैं इनका एक जाल जैसा भी बन जाता है। और देखिए, जो कंदराएं होती हैं इनका एक मुख तो खुला होता है, यानी कि एक साइड तो कंदराएं खुली होती हैं, जिससे कि ये जो पानी की सरिता है ये बाहर निकलती है। और कुछ ऐसी कंदराएं भी होती हैं जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं, यानी जो दोनों तरफ से खुली हुई हैं। तो ये जो ऐसी कंदराएं हैं जो दोनों तरफ से खुली हुई हैं, इसको हम लोग सुरंग के नाम से जानते हैं। तो कंदरा और सुरंग में क्या अंतर हो गया, कंदरा का केवल एक मुख खुला होगा जिससे कि सरिता बाहर की ओर आएगी, और सुरंग में दोनों मुख जो हैं वो खुले हुए होंगे। अब देखिए, बात करेंगे ऐसी काष्ठ भू आकृतियों की जिनका निर्माण निक्षेपण की वजह से होता है, यानी कि पदार्थों के जमा होने की वजह से होता है। तो इस प्रकार के जो निक्षेपित स्थल रूप हैं ज्यादातर आपको कंदराओं के भीतर ही मिलेंगे। अच्छा देखिए, जो चूना पत्थर चट्टान होती है, यानी चूना पत्थर से बनी जो चट्टान होती है, इसका मुख्य रसायन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कार्बन युक्त जल में शीघ्रता से घुल जाता है। यानी जो कार्बन युक्त जल है उसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से घुल जाता है। अब देखिए क्या है, यहां पर कुछ पानी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है। अब होता क्या है, यहां पर वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पानी भाप बन जाता है। और इस वाष्पीकरण की वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहां पर जमा हो जाएगा, और ये जो निक्षेपण हो गया है इसकी वजह से कुछ स्थल रूप सामने आएंगे। इसके साथ ही दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखिए जो चट्टान की छत है, ये मान लीजिए चट्टान की छत है, और यहां पर क्या है, जल वाष्पीकरण के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त हो गई। यानी कि जब वाष्पीकरण हुआ तो जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो अलग हो गई। तो इससे क्या होगा, जो बचा हुआ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है ये जमीन पर चूने लगेगा, या कह लीजिए नीचे की ओर चूने लगेगा। तो ये जब कैल्शियम कार्बोनेट नीचे की ओर चूएगा तो यहां पर कुछ स्थलाकृतियां बन जाएंगी, जिसको हम लोग कहेंगे निक्षेपित स्थल रूप। एक बार फिर से बता देता हूं, एक तो जल वाष्पीकरण जो समझ में आ गया होगा, दूसरा छत में क्या होता है, एक तो जल वाष्प में बदल रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, और साथ में जो CO2 है वो भी फ्री हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बचता है वो धरातल पर टपकने लगता है, और इसी से कुछ आकृतियां बनती हैं। देखते हैं, देखिए 3 तरह की आकृतियां यहाँ पर बताई गई हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ। तो जो स्टैलेक्टाइट है ये विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा
कि जहां पर बर्फ जमी होती है वहां पर नुकीले नुकीले आपको इस तरह की कोन जैसी लटकती हुई दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही ये हिम स्तंभ जैसे स्टैलेक्टाइट होते हैं और विभिन्न मोटाइयों के होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं। यानी कि देखिए ये जो स्टैलेक्टाइट है ये कहां पर मोटा होगा, यहां पर चित्र में देखिएगा, यहां पर ये जो कंदरा की छत है ऊपर मोटा है और नीचे देखिए जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये पतला होता जा रहा है। जाहिर सी बात है कोई चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ऊपर की ओर ये मोटी होगी और नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पतली होती जाएगी। ये अनेक आकारों में दिखाई देता है। फिर बात करते हैं स्टैलेग्माइट की। टाइट की बात कर ली, अब स्टैलेग्माइट की बात करते हैं। ये कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ जाते हैं। देखिए नीचे देखिएगा चित्र में, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसमें क्या होगा, नीचे जो इनका आधार है वो चौड़ा होगा, यहाँ पर देखिए चौड़े हैं और ऊपर जाएंगे तो पतले होते जाएंगे। देखिए स्टैलेग्माइट जो हमारा है ये बनता कैसे है, तो स्टैलेग्माइट बेसिकली जो चूना टपकता है यहाँ छत से, ये कंदरा की छत से जो पानी के साथ मिलकर के चूना टपकता है, उसी चूने की वजह से ये स्टैलेग्माइट बन जाता है जो मैंने आपको चित्र में दिखाया। अच्छा, ये जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो इससे स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनता है। चित्र में देखिए यहाँ पर ये एक स्तंभ बन गया है। नीचे जो स्टैलेग्माइट था और ऊपर जो स्टैलेक्टाइट था, इन दोनों के मिलने की वजह से एक स्तंभ जैसा बन गया, को जो है हम लोग स्तंभ या कंदरा स्तंभ कहते हैं। तो हम लोगों ने नदी की वजह से बनने वाली स्थलाकृतियां देख ली, जो भौम जल है यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, उसकी वजह से बनने वाली स्थलाकृतियां देख ली। अब जो हिम की वजह से स्थलाकृतियां बनती हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हिमनद क्या है। देखिए पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहता हिम जो है, इसी को हिमनद कहते हैं। यानी ये पर्वत का ढाल है, यहां से बर्फ जो है वो सरकती हुई नीचे की तरफ आ रही है धीरे धीरे, तो ये क्या कहलाएगी, ये हिमनद कहलाएगी। अच्छा देखिए, महाद्वीपीय हिमनद या गिरपद हिमनद वे हिमनद हैं जो वृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हैं तथा पर्वत। तो हमारे गिरिपद हिमनद कौन से हो गए, जो एक समतल क्षेत्र में फैले हुए हैं हिम की परत के रूप में। और पर्वतीय या घाटी हिमनद कौन से हो गए, जो पर्वत की ढालों पर बह रहे हैं। तो पर्वत की ढालों पर बहने वाला जो अपना हिमनद है ये हो गया पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद। अच्छा देखिए, जो जल है वो तो बहुत तेजी से बहता है, लेकिन हिमनद का जो प्रवाह है ये बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं, यानी कि कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर ही हिमनद आगे बढ़ता है। और मुख्य रूप से इसको आगे बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो है गुरुत्व बल, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से जो हिमनद है वो आगे बढ़ता है। अच्छा देखिए क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हिमनद की वजह से पहाड़ का ढाल लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो एक समय ढाल इतना कमजोर हो जाएगा कि हिमनद एक ही जगह पर रुक जाएगा। यानी कि हिमनद की जो मूवमेंट की ताकत है, जो संचलन शक्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। और इसकी वजह से जो इस हिमनद के पास में अलग अलग तरह का अवसाद था, चट्टानें वगैरह थी, वो एक जगह पर ही रह जाएंगी। यानी कि एक स्थल रूप का निर्माण होगा जिसको हम लोग हिमानी धौत कहते हैं। तो ये कैसा स्थल रूप होगा, ये हिमानी धौत एक निक्षेपित स्थल रूप होगा जो डिपोजिशन की वजह से बना है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि हिमनद क्या होता है और ये भी देखा कि हिमनद की वजह से भी अपर्दन होता है। तो अब जब अपर्दन होगा तो कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां बनेंगी। अब हम लोग इन आकृतियों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सर्क को। देखिए, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हिमनद के द्वारा जो अलग अलग आकृतियां बनती हैं उसमें सर्क अपना सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो सर्क आपको कहां मिलेगा, जो हिमनद घाटी का शीर्ष है, जहां पर घाटी का आप कह लीजिए, जहां पर घाटी स्टार्ट होती है वहां पर आपको ये सर्क मिलेगा। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है।
तो यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, जो यहाँ पर ये बर्फ है, ये जब नीचे की ओर जाएगी तो ये क्या करेगी, इन चट्टानों का अपर्दन करेगी, जिसकी वजह से सर्क जो है वो कटेगा, यानी कि सर्क का अपर्दन होगा। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं, यहां पर देखिए, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी और अवतल होती है, यानी कि तेज ढाल वाली इनकी दीवार होती है, एकदम सीधी सीधी। हिमनद के पिघलने पर, अगर ये हिमनद पिघल जाए तो क्या होगा, यहां पर जल से भरी झील बन जाएगी, और ये जो जल से भरी झील होगी इसको हम लोग कहते हैं सर्क झील या टार्न झील। अगर किसी कारण से मान लीजिए कि मौसम बदला है या किसी अन्य कारण से ये हिमनद पिघल जाता है, तो ये जो स्थान है यहाँ पर झील बन जाएगी, इसी को सर्क झील या टार्न झील कहेंगे। और अगर देखिए आपस में अगर आपस में दो सर्क मिल जाते हैं तो ये सर्क आपको कैसे दिखेंगे, सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देंगे। अब देखिए जो अगली भू आकृति हम लोग देखेंगे वो है हॉर्न या गिरिशरंग। तो ये हॉर्न कैसे बनता है, देखिए जो सर्क है इसी से हॉर्न डेवलप होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्क है, अब क्या है कि इससे अलग अलग ग्लेशियर निकल रहे हैं, यानी अलग अलग हिमनद निकल रहे हैं। अब ये देखिए कम से कम 3 हिमनद होने चाहिए, तब ये आपको बन जाएगा हॉर्न। कैसे बनेगा, देखिए हिमनद क्या करेगा, पीछे की तरफ ये जो जमीन है इसका अपर्दन करेगा, ये वाला भी इस जमीन को काटेगा, ये वाला भी काटेगा, तो आखिर में क्या होगा, ये एक ऐसे नुकीला हिस्सा बचा रह जाएगा। देखिए मान लीजिए ये आपको मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, अब केवल इसको ऐसे फ्लैट मत इमेजिन करिए, ऐसे इसको ऊंचा सा इमेजिन करिए, यानी नीचे और ऊपर के बीच में काफी गैप है। अब आप इस लकड़ी के टुकड़े को अगर इस साइड से भी ऐसे काटेंगे, इस साइड से भी काटेंगे और इस साइड से और इधर से भी काटेंगे, तो क्या होगा, एक पिरामिड जैसा आपके सामने बनने लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से आप इसको काटते जा रहे हैं। तो यही जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हॉर्न की तरह बनता है। जब सर्क को आप कम से कम 3 हिमनद जो है जब सर्क में अपर्दन करते हैं शीर्ष की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, तब ये आपका हॉर्न बन जाता है। तो यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में ना मिल जाएं, यानी ये तीनों हिमनद कब तक अपना अपर्दन काम करेंगे, जब तक ये तीनों आपस में ना मिल जाएं। तो इसकी वजह से एक जो तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी बनती है उसे हॉर्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। अब जरा चित्र में देखते रहिएगा, जो लगातार अपर्दन है इससे क्या होगा, सर्क के दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा तंग हो जाएंगी और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाएगा, जिन्हें अरेत कहते हैं। तो ये जो दीवारें हैं आप जैसा चित्र में देख भी सकते हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं, कंघी या आरी के समान हो गई हैं, रिजेस बन गई हैं, यहाँ पे कटक बन गए हैं, और इनको हम लोग अरेत के नाम से जानते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला और बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों पर चढ़ना प्रायः असंभव होता है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हुए हैं। देखिए हम लोगों ने उन स्थलाकृतियों को समझ लिया जो हिमनद द्वारा अपर्दन से बनते हैं। अब हिमनद जो है डिपोजिशन भी करता है, निक्षेपण भी करता है, और इसकी वजह से भी कुछ आकृतियां बनती हैं। चलिए समझ लेते हैं। देखिए जो एक पिघलता हुआ हिमनद है इसमें भारी और महीन पदार्थ मिले रहते हैं, इनको कहते हैं हिमनद गोलाश्म या निक्षेप हिमोड़। तो निक्षेप हिमोड़ क्या है, और कुछ नहीं है, एक पिघलते हुए हिमनद में जो अलग अलग भारी और हल्के पदार्थ मिले रहते हैं इसी को हम लोग हिमनद गोलाश्म कहते हैं। अब देखिए ये जो निक्षेप है यानी कि ये हिमनद का जो डिपोजिशन है, इसमें आपको अधिकतर नुकीली चट्टानी टुकड़े मिलेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कम नुकीले होंगे। अच्छा देखिए जो हिमनद का तल, किनारा या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं, तो जाहिर सी बात है हिमनद जब पिघल रहा है तो इसमें कुछ नदियां, सरिताएं छोटी छोटी बन जाएंगी। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। तो जो हिमनद का शैल है, मलबा है, वो कुछ मात्रा में इस सरिता के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेगा।
ऐसे हिमनद जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं। तो हिमानी धौत क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है हिमानी धौत से बना हुआ, यहाँ पर मैदान दिखाया गया है। तो हिमानी धौत बेसिकली क्या है, ये जो छोटी छोटी सरिताएं हैं जिनका निर्माण हिमनद के पिघलने से हुआ है, इस सरिता के द्वारा जो शैल है, जो मलबा है, उसको आगे जो ले जाया जाता है और डिपोजिशन किया जाता है, जमा किया जाता है। तो इस नदी के द्वारा जो जमा ये शैल मलबा वगैरह है, इसकी वजह से हिमानी धौत बनता है। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्रायः स्थिरीकृत और वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। अब देखिए बात करेंगे हिमोड़ की। तो हिमोड़ जो है हिमनद टिल या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपका मध्यस्थ हिमोड़, यहाँ पर पार्श्विक हिमोड़, यहाँ पर अंतिम हिमोड़। तो ये जो आपकी पूरी संरचना है हिमोड़ की, ये कैसे बनी है, जो गोलाश्मी मृत्तिका है इसके जमा होने से ये संरचना बनती है। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटक है। तो अंतस्थ हिमोड़ या अंतिम हिमोड़ क्या है, ये हिमोड़ के या कह लीजिए जो हिमनद है इसके अंतिम भाग में बनता है अंतस्थ हिमोड़। और ये मलबे का जो निक्षेप है, यानी कि जो हिमनद में मलबा था उसके जमा हो जाने से ये आपका अंतिम हिमोड़ बनता है। पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होता है। तो जो हिमनद की ये पूरी घाटी है इसके समानांतर आप देखेंगे कि ये पार्श्विक हिमोड़ का निर्माण हो गया। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करता है। यहाँ पर अंतस्थ हिमोड़ से मिलता हुआ ये अर्धचंद्राकार कटक बनाता है पार्श्विक हिमोड़। देखिए हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर यह लिखा है आपका पार्श्विक हिमोड़। तो ये जो पार्श्विक हिमोड़ है ये आपको हिमनद घाटी के दोनों ओर मिलेगा। इस हिमोड़ की उत्पत्ति जो हिमानी जल है इसके द्वारा होती है। देखिए हिमानी जल बेसिकली क्या है, हिमनद के पिघलने से निकलने वाला जल, और इस हिमानी जल की वजह से ये आपके पार्श्विक हिमोड़ बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो जल है, ये जो जलोढ़ है, जलोढ़ मतलब यहाँ पर ये जो डिपोजिशन है, जो मलबा है, इसको ये हिमनद के किनारों की तरफ ढकेलता है जल। जैसे कि जब पानी यहाँ पर बहेगा तो ये जो मलबा है इसको ये ढकेल करके हिमनद के किनारों पर ले आएगा, जिसकी वजह से पार्श्विक हिमोड़ का निर्माण होता है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित और भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ मध्यस्थ हिमोड़ मिलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पार्श्विक हिमोड़ है इसके साथ साथ आपको मध्यस्थ हिमोड़ भी मिल जाएगा। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ और तलस्थ के अंतर को स्पष्ट करना काफी कठिन हो जाता है। इसके बाद देखिए आ जाता है एस्कर। तो ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जो जल है या तो ये हिमतल के ऊपर से ही प्रवाहित होता है, या ये किनारों से रिसता है, या बर्फ के छिद्रों से नीचे चला जाता है और हिमनद के नीचे नीचे प्रवाहित होता रहता है। ये जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। यानी कि हिमनद के नीचे ये पानी जो इकट्ठा हुआ है जाके ये एक नदी के रूप में बहता रहेगा। इसके बाद देखिए आता है हिमानी धौत मैदान। तो हिमानी धौत मैदान बनता है हिमानी जलोढ़ निक्षेप से, जिसके बारे में हम लोग शुरुआती स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप है इसके अंतर्गत बजरी, रेत, चीका मिट्टी, मृत्तिका, ये सारी चीजें शामिल होते हैं। तो हिमानी जलोढ़ निक्षेप से आपका हिमानी धौत मैदान बनेगा। और ये कहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है हिमानी धौत मैदान को। तो जो हिमानी गिरिपद है, यानी कि गिरिपद के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी समतल भूमि जिसके ऊपर ग्लेशियर होता है, तो इसको कहते हैं गिरिपद हिमनद या गिरिपद ग्लेशियर। तो ये जहां पर हिमानी गिरिपद मैदान है वहां पर हिमानी धौत मैदान बन जाते हैं। इसके बाद देखिए आता है ड्रमलिन। तो ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप है। तो इनकी आकृति आपको कैसे दिखेगी, यहाँ पर देखिए ड्रमलिन लिखा है, ये आपका ड्रमलिन है।
ये आपको आकृति में अंडाकार दिखेगा और ये एक कटक के जैसा, एक समतल रिज के जैसा होगा। अब देखिए इसमें रेत और बजरी के ढेर आपको मिलेंगे। ड्रमलिन का जो लंबा वाला भाग है वो हिमनद जिस दिशा में बहता है उसी के समानांतर आपको दिखाई देगा, यानी हिमनद का ये जो लंबा वाला भाग है, ड्रमलिन का जो लंबा वाला भाग है ये हिमनद की जो दिशा है ठीक उसके समानांतर होगा। और देखिए ये जो ड्रमलिन है आपका 1 किलोमीटर तक लंबा और 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। ड्रमलिन का जो सामने का भाग है उसको स्टॉस कहते हैं, यानी कि देखिए ड्रमलिन का जो सम्मुख भाग हो गया इसको हम लोग स्टॉस कहेंगे। और क्या है कि इसकी जो ढाल है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, यानी कि अगर हम इसके ड्रमलिन के पिछले भागों से तुलना करें तो सामने वाला जो भाग है जिसको स्टॉस कहते हैं इसके ढाल की तीव्रता ज्यादा होती है। और क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहां से देखिए जो अलग अलग हिमखंड यहां से गुजरते हैं वो इससे टकराते हैं, जिसकी वजह से ये ढाल तेज हो जाता है। क्योंकि इसके सामने से देखिए अभी हम लोगों ने देखा ये हिमनद के सामने वाला हिस्सा है, और क्योंकि ये हिमनद के सामने पड़ रहा है तो बड़े बड़े हिमखंड जो हिमनद में से होके गुजरेंगे वो इससे टकराएंगे, तो इसकी वजह से जो स्टॉस है इसका ढाल तीव्र हो जाता है। अच्छा, बात आती है कि ड्रमलिन बनता कैसे है। कंफ्यूज मत होइएगा, स्टॉस क्या है? ड्रमलिन के सामने का भाग स्टॉस है जो तीव्र हो जाता है, तीव्र ढाल वाला। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा ये हिमनद के सामने पड़ता है स्टॉस, और इसीलिए बड़े बड़े हिमखंड इससे टकराते हैं। तो ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबा भरने की वजह से होता है। हिमनद की कुछ दरारें हैं जो उसमें जब भारी चट्टानी मलबा वगैरह भर जाता है तो इसकी वजह से ये ड्रमलिन आपका बनता है। अच्छा देखिए, ड्रमलिन जो है ये हिमनद प्रवाह की दिशा बताता है, यानी कि ड्रमलिन को देख के आप बता सकते हैं कि हिमनद किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब देखिए जो हमारे महासागर में तरंगे धाराएं चलती हैं और उसकी वजह से समुद्र तट पर जो अलग अलग स्थलाकृतियां बनती हैं अपर्दन और निक्षेपण से, उनको हम लोग देखेंगे। तो एक इसी तरह की स्थलाकृति आपके सामने है। देखिए हमारा जो समुद्र तट है उस पे कभी कभी तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ ही मौसम का भी फर्क पड़ता है। जैसे एक मौसम में हो सकता है समुद्र तट के ऊपर आप अपर्दन होता देखें, जबकि दूसरे मौसम में वहीं पर आप निक्षेपण होता देखें, डिपोजिशन होता देखें। अच्छा, जो हमारे तट के किनारे हैं यहाँ पर ज्यादातर जो परिवर्तन होता आप देखेंगे वो तरंगों के द्वारा होगा, यानी जो सागरीय तरंगे हैं उनके द्वारा तटों पे सबसे ज्यादा भू आकृतियां बनती बिगड़ती हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है, यानी जो सागर की तरंगे हैं वो आई और जब जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर जब तरंगे गिरती हैं तो जल जो है हमारे समुद्र तट पे बहुत ज्यादा दबाव डालता है। देखिए जब इतना सारा पानी लगातार समुद्र पे फिर गिरा, फिर पीछे गया, फिर गिरा, तो इससे क्या होता है तट के ऊपर लगातार दबाव पड़ता रहता है। और इसके साथ ही साथ जो इसमें सागरीय तल पर तलछट है, तलछट मतलब जो नदियों वगैरह ने अवसाद समुद्र के किनारे किनारे जमा किया है उसमें भी दोलन होता है। देखिए सागर की तरंग आई तो ये भी ऊपर नीचे, अवसाद भी ऊपर नीचे हो जाता है जो नदियों वगैरह ने जमा किया है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये जो लगातार तरंगे आती रहती हैं और सागर तट पे आके गिरती हैं, अवनमन होता है जो इनका, इसकी वजह से समुद्र तट में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। अच्छा, सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा जो सुनामी लहर है, जाहिर सी बात है जब सुनामी की लहर होगी तो वो लहर कहीं ज्यादा प्रभाव डालेगी समुद्र तट के ऊपर। तो तरंगों के कार्य के अतिरिक्त, यानी अगर तरंगों की बात छोड़ दें तो जो हमारे समुद्र तट पे अलग अलग स्थल रूप मिलते हैं उनके ऊपर दो और चीजों का प्रभाव होता है। एक तो समुद्र तल की बनावट कैसी है और स्थल की बनावट कैसी है। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए समुद्र तल के किनारे बहुत ही मुलायम चट्टाने हैं तो आसानी से अपर्दन हो जाएगा, कठोर चट्टाने हैं तो धीरे धीरे अपर्दन होगा। इसके साथ ही तट का प्रकार क्या है, जलमग्न तट है यानी कि पानी में डूबा हुआ है, या उन्मग्न तट है, इस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का स्थल रूप, किस तरह की भू आकृति बनेगी। अब देखिए हम लोग समझना चाहते हैं कि समुद्र के किनारे जो अलग अलग स्थलाकृतियां दिखती हैं इनका विकास कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग तटों को दो भागों में बांट सकते हैं।
एक तो ऊंचे चट्टानी तट और दूसरे निम्न समतल और मंद ढाल वाले अवसादी तट। पहले देखिए बात करेंगे ऊंचे चट्टानी तटों की। तो यहाँ पर तट रेखाएं अनियमित होती हैं और नदी आपको पानी में डूबी हुई दिखाई देगी, जलमग्न। तट रेखा का बहुत ज्यादा अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और फ्योर्ड तट बनता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इस वाले चित्र को देखिए। यहाँ पर क्या है, ये देखिए चित्र में ध्यान से देखिएगा। ये जो किनारा है इसका भी एक बड़ा भाग जो है वो पानी में डूब चुका है और इसकी वजह से यहाँ पर फ्योर्ड तट बन गया है। यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो तट रेखा है वो काफी नीचे हो जाती है, इसकी वजह से जो पानी है वो समुद्र के तट के ऊपर आ जाता है और समुद्र का तट डूब जाता है, जैसा मैंने चित्र में आपको दिखाया। इससे फ्योर्ड तट बनता है। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। दूसरा वाला चित्र देखिए, यहाँ पर जो पहाड़ी भाग है ये जल में डूबा होता है। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, यानी कि जो निक्षेपण से बनने वाले स्थल रूप हैं, डिपोजिशन से जो कंकड़ पत्थर मलबा जमा होने से जो स्थल रूप बनते हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे। और अपर्दन की वजह से जो स्थल रूप बनते हैं वो यहाँ पर बहुत आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से अब आगे जाने से पहले दो बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो जो एनसीईआरटी की भाषा मैं आपको पढ़कर बोलूंगा वो आपको काफी कठिन लगने वाली है। तो जो हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें भी मैं आपको चीजों को समझाऊंगा जिससे कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब आप जितनी भी स्थलाकृतियां देखने वाले हैं जो समुद्र तट के किनारे बनती हैं, ऊंचे समुद्र तटों के किनारे, वो सब आपस में जुड़ी होती हैं। यानी पहले एक का निर्माण होता है, उसकी वजह से दूसरी बनती है। तो सारी चीजों को क्रम में आप समझ सकें इसके लिए आप ध्यानपूर्वक बातों को सुने। तो देखिए जो ऊंचे चट्टानी तट हैं इनके सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार ले लेती है। चलिए सामान्य भाषा में समझते हैं। देखिए जो ऊंचे ऊंचे ये चट्टानी तट हैं इस पर क्या होता है, तरंगे आती हैं और गिरती हैं, यानी अवनमन होता है तरंगों का। तो इससे क्या होगा, देखिए जब आप खुद सोचिए एक पत्थर है उसके ऊपर अगर तरंग आकर के गिरेगी तो वो पत्थर को डैमेज करेगी, यानी धीरे धीरे पत्थर कटने लगेगा, जिसको अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखिएगा, यहाँ पर ये जो पर्वत जैसे खड़े हैं, जब लगातार तरंगे आ करके इनके ऊपर गिरती हैं तो क्या होता है, इनका अपर्दन हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भृगु जो है उस पार्श्व भृगु जो है इसका निर्माण हो जाता है। पार्श्व भृगु ये आपको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लिफ। तो यहाँ पर क्लिफ बन जाती है। फिर देखिए तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं। तो अब देखिए क्लिफ बनी कैसे, मैंने आपको बताया कि जब तरंगे टकराई इस पहाड़ी किनारों से तो यहाँ पर इस पहाड़ के जो किनारे हैं, जो चट्टाने हैं, वो तरंगों ने काट दिए और क्लिफ बन गई। अब देखिए तरंगे अपना काम तो बंद नहीं करेगी, तरंग जो है लगातार इस क्लिफ से भी टकराती रहेगी। तो जब क्लिफ से टकराएगी तो यहाँ पर जो आगे का यहाँ पर मलबा है, या कह लीजिए आगे की जो चट्टाने हैं, चट्टान सही शब्द होगा, तो यहाँ की चट्टाने लगातार कटती जाएंगी और समुद्र में गिरती जाएंगी। इसी को कहते हैं क्लिफ का पीछे हटना। पीछे हटना मतलब अपनी जगह छोड़कर पीछे नहीं हटेगी। जो आगे वाला भाग है क्लिफ का, इस आगे वाले भाग को लहरें काट देंगी। तो अब क्या है, जब आगे वाला भाग कट जाएगा तो पीछे वाला भाग बचा रहेगा केवल, और फिर जो पीछे वाला भाग बचा है उस पर भी लहर टकराएगी, उसको भी काटेगी। तो यानी ये पार्ट जो है लगातार पीछे हटता जा रहा है क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो कटता जा रहा है। इसको क्लिफ का पीछे हटना कहते हैं। और इस क्लिफ का, ये जो क्लिफ पीछे हट रही है, इसकी वजह से जो क्लिफ है इसके सामने तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। इसके साथ ही तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारे की अनियमितता को कम कर देती हैं। जो सागर के किनारे पे आपको एक अनियमितता दिखाई दे रही थी, यानी कहीं पे ऊंचे उठा स्थल रूप है तो कहीं पर ऐसे ही समतल है, फिर ऊंचा उठा है, ये अनियमितताएं जो हैं ये समाप्त होने लगती हैं सागरीय तरंगों के टकराने से। अब देखिए समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा, यहाँ पे देखा हम लोगों ने समुद्री भृगु है, इससे मलबा नीचे गिर रहा है।
तो ये जो मलबा नीचे गिर रहा है ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, हमारे जो लहर हैं उनके साथ समुद्र के किनारे पर फैल जाएगा या समुद्र के किनारे से कुछ दूरी पर जा करके फैल जाएगा, जिसको कहते हैं निक्षेपित हो जाना, यानी इसका डिपोजिशन हो जाएगा। अब ये मलबा गिर रहा है तो जाहिर सी बात है लहरें इसको खींच के थोड़ा सा दूर लिए जाएंगी। भृगु के विकास और उसके निवर्तन मतलब पीछे हटना, मैंने कहा भाषा थोड़ी कठिन है, तो भृगु का जो विकास है, जो क्लिफ का विकास हुआ यहाँ पर, और ये जो पीछे हटी के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है और कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं का निर्माण होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहली चीज तो है ये जो हमारी क्लिफ बनी और लगातार पीछे हटी, तो एक निश्चित समय के बाद जो हमारे समुद्र की तट रेखा है ये थोड़ी सी सम हो जाएगी, यानी जहां पर ऊंची उठी थी, जहां पर नीचे थी, वो पार्ट बराबर हो जाएंगे, एक सम तट रेखा हो जाएगी। और इसके साथ ही क्या होगा, जो मलबा है उसकी वजह से तरंग निर्मित वेदिकाएं आपको मिलेंगी। जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह व तरंगे इस अपर्दित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। तो देखिए ये जो वेलांचली तरंगे होती हैं ये बेसिकली क्या करेंगी, ये जो अपर्दन से सागर में जो मलबा आया है इसको इकट्ठा करेंगी जाके, और किस रूप में इकट्ठा करेंगी, बार के रूप में, बार यानी रोधिका के रूप में। अब देखिए ये रोधिका बेसिकली है क्या, समुद्र का ही ये मलबा है, क्लिफ का ही ये मलबा है जो यहाँ पर आकर के जमा हो गया है। अच्छा देखिए यही रोधिका जो ये वाली अपने बार है यानी जो रोधिका है, ये अगर जल के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जल के ऊपर उभरी हुई है, तो इसको रोध कहा जाएगा। बस इतना ही अंतर है, जल के ऊपर है तो रोध और जल के नीचे है तो रोधिका। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है उसे स्पिट कहते हैं। अब देखिए जो रोधिका है हमारी, जो बार है, अगर कोई ऐसा बार है जिसका एक हिस्सा समुद्र के जो शीर्ष स्थल है उससे जुड़ा है, जैसे कि ये वाली जो रोधिका है ये समुद्र के शीर्ष स्थल से जुड़ी है, कुल मिला के कह लीजिए समुद्र तट से अगर कोई रोधिका जुड़ी हुई है तो उसको हम लोग स्पिट कहेंगे। इसके बाद जब रोधिका और स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को रोक दें तो इसे लैगून, इससे लैगून बनता है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आपके सामने बार है, चित्र में देखिएगा, और यहाँ पर कुछ आपके सामने स्पिट है। इनकी वजह से क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचना अब लहरों के लिए कठिन हो गया, यानी ये बीच का पार्ट जो है ये अवरुद्ध हो गया। ये जो अवरुद्ध हो गया भाग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैगून कहेंगे। और ये कैसे अवरुद्ध हुआ, जो आपके रोधिका है और जो स्पिट है उसने इस खाड़ी को घेर लिया, जिसकी वजह से ये अवरुद्ध हो गया। अच्छा जब देखिए जो हमारी लैगून है इसमें धीरे धीरे जब तलछट भर जाएगा, यानी इसमें कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि चीजें भर जाएंगी, तो इससे तटीय मैदान बन जाएगा। यानी यहीं पर जहां पर आज लैगून है, यहीं पर धीरे धीरे जब तलछट भरता जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तटीय मैदान में ये बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो उच्च अवसादी तट है उसके ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियों को देख लिया, और अब हम लोग जो निम्न अवसादी तट होते हैं इस पर बनने वाली स्थलाकृतियों को देखेंगे। देखिए जो निम्न अवसादी तट है इसके ऊपर ज्यादातर जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो निक्षेपण यानी पदार्थों के इकट्ठा होने से, पदार्थों के डिपोजिशन से बनती हैं। हम लोगों ने देखा था जो उच्च अवसादी तट थे वहां पर जो अधिकतर स्थलाकृतियां थीं वो बनी थी अपर्दन की वजह से। इसके विपरीत यहाँ पर ज्यादातर जो स्थलाकृतियां आपको दिखेंगी वो निक्षेपण डिपोजिशन की वजह से बनेंगी। तो निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान और डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। तो यहाँ पर निम्न अवसादी तटों पे क्या होता है, नदियां डेल्टा वगैरह बनाती हैं जिससे इनकी लंबाई बढ़ जाती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो नदी आपको जल वितरिका के रूप में बहती दिख रही है, कई जल वितरिकाओं के रूप में, ये क्या है, इसने अपना जो गाद है, चीका मिट्टी है, इन चीजों को समुद्र पर फैला दिया और इसके ऊपर बहने लगी। तो इस तरह से यहाँ पर नदी अपनी लंबाई को बढ़ा लेती है डेल्टा बना के।
कहीं कहीं लैगून और ज्वारीय सक्रिय खाड़ी को अगर छोड़ दें तो बाकी की तट रेखा आपको सम और चिकनी मिलेगी, यानी एक समान मिलेगी। सागरोन्मुख स्थिर स्थल मंद ढाल लिए होता है, यानी कि यहाँ पर जो ढाल होगा वो मंद होगा, बहुत तेज ढाल नहीं होगा। तटों के साथ समुद्री पंख और दलदल पाए जाते हैं। यहाँ पर समुद्र तट के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, समुद्री पंख हैं, दलदल हैं, इस तरह की आकृतियां मिलेंगी। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो ये मंद ढाल वाले अवसादी तट हैं, जब यहाँ पर आके तरंगे नीचे आएंगी, अवनमित होंगी, तो जो तल के अवसाद हैं, इस तरह से ये जब तरंगे आएंगी तो जो तल के अवसाद हैं उनमें भी दोलन होगा, वो भी ऊपर नीचे होंगी और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं, लैगून और स्पिट निर्मित होते हैं। तो ये जब देखिए क्या है, यहाँ पर अवसाद दोलित हो रहा है, यानी कि कंकड़ पत्थर मलबा जो है वो दोलित हो रहा है, और जब इसका परिवहन करेंगी तरंगे तो इससे अवरोधिकाएं बनेंगी, लैगून बनेगी, स्पिट वगैरह बनेगी। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाती है और बाद में इसका तटीय मैदान बन जाता है। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा है। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना, अब देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्थलाकृति कितने लंबे समय तक बनी रहती है, तो जाहिर सी बात है जब तक यहाँ पर अवसाद नदियां लाती रहेंगी तब तक ये स्थलाकृति बनी रहेगी। तो जब तक ये डिपोजिशन होता रहता है तब तक स्थलाकृति बनी रहती है। इसके अलावा अगर कहीं तट पर तूफान आता है, सुनामी आते हैं, तो ये स्थलाकृतियों में परिवर्तन आता है। जाहिर सी बात है अगर तेज लहरें यहाँ पर आ जाएंगी समुद्र की, या फिर कोई तूफान आएगा, तो इस तरह की जो स्थलाकृतियां होती हैं यहाँ पर, उनमें भी परिवर्तन आता है। अब देखिए हम लोग जो अपर्दित स्थल रूप हैं इनको थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे, यानी कि समुद्र की लहरों के अपर्दन से जो स्थल रूप बनते हैं इनकी थोड़ी हम लोग और गहराई में चलेंगे। तो पहले क्लिफ को ही देख लेते हैं। देखिए ऐसे तट, यानी ऐसे समुद्र के किनारे जहां अपर्दन सबसे ज्यादा होता है, वहां दो तरह की स्थलाकृतियां आपको प्रमुख रूप से दिखेंगी। तरंग घर्षित भृगु मिल जाएंगे जो यहाँ पर है, और दूसरा आपको वेदिकाएं मिल जाएंगी। तो देखिए जो भी क्लिफ होते हैं इनका ढाल आपको बहुत तेज मिलेगा। चित्र में देखते जाइए, इनका ढाल आपको तेज मिलेगा और ये 30 मीटर या उससे अधिक हो सकता है। इनकी जो तलहटी है उसमें मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म मिलेगा। चित्र में देखिएगा, चित्र नंबर 1 में, इस वाले में ये देखिए जो ढाल है इसका जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर ढाल मंद है, यानी कमजोर ढाल है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे है तो इसे तरंग घर्षित वेदिका कहते हैं। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है अगर थोड़ा सा तरंग की जो औसत ऊंचाई रहती है समुद्र में, अगर उससे ऊपर उठा है तो इसको तरंग घर्षित वेदिका कहेंगे। अब देखिए फिगर नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है जब समुद्र की लहरें इस भृगु से टकराती हैं। ऊपर तो जाके नहीं टकराएंगी लेकिन यहाँ पर टकराएंगी तो ये स्थान खोखला हो जाएगा। अब देखिए हम लोग समझ रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा था क्लिफ पीछे हटती है, तो ये कैसे होता है वास्तविकता में, तो ये स्थान हो जाएगा खोखला। इस खोखले स्थान को क्या कहते हैं, कंदरा। और देखिए जब आप यहाँ पर खोखला कर देंगे तो ये जो ऊपर पूरा का पूरा चट्टानी भाग है, जाहिर सी बात है टिका नहीं रह पाएगा, कमजोर होता जाएगा और एक समय पर नीचे गिर जाएगा। तो जब कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाती है तो समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। यानी कि ये जो समुद्री भृगु है ये पीछे की ओर बढ़ेगा। कैसे पीछे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला भाग नीचे को गिर गया तो अब इतना ही बचा ना, यहाँ तक का केवल पार्ट बचा, तो यानी इतना ये जो भृगु है हमारा पीछे हट गया। तो देखिए जबकि हमारी ये क्लिफ टूट गई है, पीछे हट गई है, इसको कहते हैं क्लिफ का निवर्तन, यानी पीछे हटना। तो जब क्लिफ भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। देखिए क्लिफ तो टूट गई लेकिन क्लिफ के कुछ कुछ हिस्से, यानी चट्टानों के कुछ कुछ भाग हैं जो यहाँ तटों के ऊपर छूट गए हैं। अब देखिए धीरे धीरे समय के साथ जो समुद्र की लहरें हैं इनको भी नष्ट कर देंगी। अच्छा, ये जो छूटे हुए भाग हैं चट्टानों के, इसको कहते हैं स्टेक। तो धीरे धीरे स्टेक भी नष्ट हो जाते हैं समुद्री लहरों के अपर्दन से। और यहाँ पर देखिए जो रेत है और भी अब इसका अपर्दन हुआ है
तो जो रेत इत्यादि इकट्ठी हो गई है वो धीरे धीरे बह के समुद्र में चली जाती है, समुद्र तट से दूर समुद्र के हिस्सों में चली जाती है और पुलिन का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए आते हैं पुलिन और टिब्बे। तो पुलिन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा निक्षेपण की वजह से बनते हैं। देखिए तटों की जो प्रमुख विशेषता है वो पुलिन की उपस्थिति है और जो ऊबड़ खाबड़ तट होते हैं वहां पर पुलिन टुकड़ों में मिलते हैं। और जिन अवसादों से पुलिन निर्मित होते हैं, किन किन चीजों से पुलिन बनता है, जैसे नदी है, सरिता है, ये अपने साथ कुछ अवसाद को बहा के लाती है। इसके साथ ही तरंगे जो अपर्दन करती हैं उससे भी कुछ पदार्थ आते हैं, इन्हीं से पुलिन बनता है। ये अस्थायी होता है यानी समय के साथ समाप्त हो जाता है। अधिकतर जो पुलिन है ये रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं यानी बारीक कणों से बने होते हैं। अच्छा, पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है, यानी कि पुलिन के पीछे आपको जो रेत एक जगह पे इकट्ठी मिलेगी उसी को हम लोग टिब्बा कहते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो पवन है इसके द्वारा अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारे उष्ण मरुस्थल हैं यहाँ पर जो पवन है ये एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है, यानी कि पवन के द्वारा अच्छा खासा अपर्दन होता है। अब देखिए मरुस्थल में क्या होता है, जमीन गर्म है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। और हम लोग जलवायु विज्ञान में देखेंगे कि जो गर्म हवा होती है वो तेजी से ऊपर उठती है। अब अगर इस तेजी से ऊपर उठती हवा के मार्ग में कोई अवरोध होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भंवर का निर्माण हो जाएगा। आपने भंवर देखे होंगे, कभी कभी गर्मी के दिनों में आपने अपने घर के पास भी ऐसे भंवर देखे होंगे। तो ये भंवर बन जाते हैं। एक तो इसके साथ ही जो धरातल पर क्षैतिज दिशा में हवा बह रही है, एक तो ये ऊपर जाने वाली हो गई, साथ में जो क्षैतिज दिशा में हवा बह रही है ये अपने साथ रेत वगैरह को साथ में ले लेती है। अच्छा, ये जो रेत वगैरह ये क्या करेगी, अब हवा में रेत है और ये हवा रेत वाली कहीं से कहीं पर टकराएगी तो ये रेत एक औजार का काम करेगी। जैसे एक चट्टान है और रेत वाली हवा इसमें टकराती है तो इस चट्टान को ये रेत क्या करेगी, खरोंचेगी, रगड़ेगी और इसकी वजह से चट्टान का अपर्दन होगा। तो देखिए जो पवनें हैं मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवन में विक्षोभ उत्पन्न करता है, यानी पवन के मार्ग में अगर रुकावट आएगी तो एक विक्षोभ बनेगा। अब विक्षोभ क्या होता है ये चीजें क्लाइमेटोलॉजी के लिए रखते हैं। अगर देखिए तूफानी पवन है तो ज्यादा विनाश होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा अपर्दन होगा। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है, यानी कि पवन में क्या होता है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो अपवाहन, दूसरा घर्षण। अपवाहन के अंतर्गत क्या आता है, जो हवा जो है, जो पवन जो है, छोटे छोटे कणों को, धूल को जो अपने साथ उठा लेती है, ये अपवाहन हो गया। और परिवहन में क्या हो गया, ये जो पवन अपने साथ इन चीजों को ले जाती है और रेत है, बजरी है, इन चीजों को औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है, यानी कि इसके साथ, पवन के साथ जो रेत है, बजरी है, पवन इसको ले जा रही है और धरातलीय चट्टानों पे चोट कर रही है, जिसकी वजह से घर्षण होता है, यानी कि ये चट्टानें कमजोर होती हैं। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं, जब चट्टानों से ये रेत के कण टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पे निर्भर करता है। अगर हवा बहुत तेज बह रही है तो जाहिर सी बात है अपर्दन भी ज्यादा होगा। लेकिन देखिए जो मरुस्थल है उसमें ज्यादातर जो आपको मरुस्थल में स्थलाकृतियां दिखेंगी वो बनती हैं वर्षा की वजह से। अब आप कहेंगे मरुस्थल में तो वर्षा बहुत कम होती है, तो बात सही है, लेकिन जब भी होती है बहुत तेज होती है। देखिए क्या है, एक तो मरुस्थल में तापांतर की वजह से जो अपक्षय है वो ज्यादा होता है। पिछली क्लास में आपको बताया कि दिन का तापमान बहुत ज्यादा, रात का तापमान बहुत कम। तो चट्टान दिन में फैली, रात में सिकुड़ गई। क्या होगा, जब बार बार फैलेगी, सिकुड़ेगी चट्टान तो इसमें दरारें आ जाएगी, टूटने लगेगी। अब ऐसी चिटकी हुई चट्टानों के ऊपर जब बहुत तेज मूसलाधार वर्षा होगी तो क्या होगा, तेजी से इन चट्टानों का अपर्दन हो जाएगा। तो इसीलिए मुख्य रूप से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसमें वर्षा का ज्यादा योगदान होता है, लेकिन पवन भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपर्दन का काम करती है।
अब देखिए हम लोग ऐसी स्थलाकृतियों की बात करेंगे जिनका निर्माण मरुस्थल में होता है और अपरदन की वजह से होता है। तो ऐसी एक आकृति हो गई आपकी पेडीमेंट। तो अधिकतर मरुस्थलों में जो भी आपको भूदृश्य दिखता है वो पेडीमेंट का ही रूप है, यानी पेडीमेंट में ही जो चेंज आते हैं उसी की वजह से इंसेल वर्ग वगैरह आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है पेडीमेंट अपने आप में है क्या। तो एक पर्वत होता है जिसकी हम लोग जानते हैं ढाल बहुत तेज होती है, ऊपर आप पत्थर सरकाएंगे नीचे तक आ जाएगा, लेकिन वहीं पर नीचे जो है नीचे की सतह है यहां पर ढाल इतना तेज नहीं होता है। तो ये जो नीचे वाला पर्वत के अग्रभाग पर जो ये नीचे वाली सतह है जिसका ढाल उतना ज्यादा तेज नहीं है, मंद ढाल है, इसको हम लोग इस सतह को पेडीमेंट कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में देखिए यहां पर ये पेडीमेंट आपका दिखाया गया है, ये जो है कमजोर ढाल वाला पेडीमेंट है। तो देखिए जो पेडीमेंट है बेसिकली यहाँ पर अपरदन होता है। अब जो हमारा पर्वत है हम लोगों ने देखा पर्वत के अग्रभाग में आपका पेडीमेंट मिलता है। तो जो यहाँ पर बहने वाली नदियां हैं, छोटी छोटी सरिताएं हैं, वो सब पेडीमेंट का अपरदन करती हैं। अब देखिए जब पेडीमेंट का लगातार अपरदन होगा तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो होगा जिसको हम लोग कहते हैं रिट्रीट, यानी कि समानांतर निवर्तन। अब देखिए समानांतर निवर्तन अपने आप में पूरा एक पिंक वगैरह का मॉडल है, तो वो हम लोग डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कमजोर ढाल वाला स्थल है जो पहाड़ के पीछे है, ये लगातार पीछे की ओर बढ़ता है, यानी कि ये जो ऊंचा पहाड़ है इसका क्षेत्र कम होता जाता है और ये जो कमजोर ढाल वाला पेडीमेंट है ये लगातार आगे बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होगा, एक समय पर जो पहाड़ है वो समाप्त हो जाएगा, पूरे क्षेत्र में पेडीमेंट ही रह जाएगा। अच्छा देखिए जब पर्वत का लगातार अपरदन हुआ है इसके बाद जो छोटा सा बचा भाग रह गया है पर्वत का उसको हम लोग इंसेल वर्ग कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इंसेल वर्ग है, ये बेसिकली कभी पेडीमेंट होगा और ये बेसिकली कभी पर्वत होगा और जो पेडीमेंट है उसमें पैरेलल रिट्रीट हुआ होगा, समानांतर निवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से पेडीमेंट पीछे हटा होगा। तो एक समय के बाद जब पर्वत का अपरदन हो जाता है तो इस तरह के इंसेल वर्ग केवल बचे रह जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें एक उच्च धरातल था जो आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये जो ऊपर उठा धरातल था ये अंतिम रूप से एक मैदान में परिवर्तित हो गया और इस मैदान को हम लोग कहते हैं पेडी प्लेन। तो ये जो मैदान बन जाता है पेडीमेंट के पीछे हटने से पर्वत समाप्त हो जाता है और एक जो मैदान जैसा बन जाता है इसको हम लोग पेडी प्लेन कहते हैं। इसके बाद देखिए आती है प्लाया। तो प्लाया क्या है, देखिए हमारी जो मरुस्थल होते हैं इनमें आसपास के जो पर्वत हैं यहाँ से बहने वाली जो नदियां हैं, सरिताएं हैं, एक जगह पर आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर ये नदियां सरिताएं क्या करेंगी, एक तो अपना जल जमा करेंगी, लेकिन यहाँ पर जल उतना ज्यादा होता नहीं है। तो नदियों के साथ में जो निक्षेप आता है, यानी कि जो नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू लाती हैं, वो यहाँ पर जमा होने लगता है। इससे यहाँ पर आपको एक मैदान जैसा दिखाई देगा जिसमें थोड़ा सा जल भरा होगा। तो ये इस प्रकार की जो उथली जल झील है इसी को हम लोग प्लाया कहते हैं। तो प्लाया क्या हो गई, बेसिकली उथली जल झील हो गई। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण अल्प समय के लिए ही जल रहता है। अब देखिए मरुस्थल में हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और प्लाया में क्या बचेगा, जो निक्षेप है नदियों के द्वारा, सरिताओं के द्वारा जो यहाँ पर डिपोजिशन लाया गया है जिसमें लवण की मात्रा उच्च होती है, इस तरह का डिपोजिशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हो कललर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये जो आपकी प्लाया मैदान जिसमें कि लवण से युक्त निक्षेप भरा होता है इसको हम लोग क्षारीय क्षेत्र कहते हैं या कललर भूमि कहते हैं। इसके बाद देखिए आते हैं अपवाहन गर्त। तो पवनों की एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ
या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। देखिए अपक्षय मतलब जो वही चट्टान दिन में फैली रात में सिकुड़ गई, इसकी वजह से जो चट्टान टूट गई छोटे छोटे टुकड़ों में और बालू रेत वगैरह बनी। तो ये जो रेत है इसको पवन क्या करती है, अब एक ही दिशा में लंबे समय से पवन चल रही है तो ये पवन क्या करेगी, इस रेत को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं अपवाहन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, उथले गर्त बन जाते हैं जिनको हम लोग अपवाहन गर्त कहते हैं। अब कहीं पर रेत पड़ी है, उसको अगर पवन उड़ा ले जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां पर एक गड्ढा जैसा छोटा सा बचेगा। तो ये जो गड्ढा है इसी को हम लोग अपवाहन गर्त कहते हैं। इसके साथ ही देखिए जो अपवाहन प्रक्रिया है इससे जो हमारा चट्टानी धरातल होता है इस पे छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बन जाती हैं। और देखिए जो हमारी चट्टानी तल है, इस चट्टानी तल पे क्या होता है, तेज गति से हवा चल रही है और इसमें छोटे छोटे रेत के कण हैं। तो जब ये रेत के कण आपके चट्टानी धरातल से टकराते हैं तो अपघर्षण होता है, यानी कि जाहिर सी बात है जब कोई चीज जो रेत के कण इस धरातल से टकराएंगे तो इसको घर्षित करेंगे, इसका घर्षण होगा और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ उथले गर्त बन जाते हैं, यानी कि कुछ उथले हुए गड्ढे जैसे बन जाते हैं, इनको बात गर्त कहते हैं। और इनमें से कुछ गड्ढे जो हैं जिनकी गहराई बढ़ जाती है तो उन्हें हम लोग गुहा कहते हैं। इसके बाद देखिए आते हैं छत्रक, टेबल और पीठिका शैल। तो मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन और अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं। तो जो अपवाहन की घटना होती है, जो अपघर्षण की घटना होती है, इसकी वजह से जो मरुस्थल की अधिकतर चट्टानें हैं उनका अपरदन हो जाता है। लेकिन कुछ प्रतिरोधी चट्टानों से घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। चित्र में देखिए क्लियर हो जाएगा, ये छत्रक है, यानी कि ये कैसी चट्टान है, प्रतिरोधी। शायद ये ज्यादा स्ट्रांग होगी या किसी अन्य कारण से ये जो चट्टान है इसका घर्षण नहीं हो पाया, इसको हवा नहीं काट पाई। तो ये जो थोड़ी सी बची हुई चट्टान है इसका निचला भाग आपको पतला दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए ये वाला पूरा भाग पतला है और ऊपर का भाग कैसा है, काफी चौड़ा है। तो ये आपको जो एक संरचना दिख रही है छत्रक के आकार की, इसी को हम लोग छत्रक शैल कहते हैं। अब देखिए मरुस्थलों में जो निक्षेपण होता है इसकी वजह से भी कुछ आकृतियां बनती हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारी जो पवन है वो क्या करती है, इसके साथ जो मोटे कण हैं वो धरातल से टकराते हैं और जो धरातल के कण हैं इनको भी ढीला कर देते हैं, यानी इनकी पकड़ धरातल पर कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सॉल्टेशन। तो अब देखिए जो धरातल पे कमजोर कण हो गए या धरातल से कण अलग हो गए, ये कण क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं। हवा क्योंकि तेज चल रही है तो ये हवा के साथ उड़ने लगते हैं और पवन इनको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब जाहिर सी बात है जो भारी कण है वो थोड़ी दूर तक ही पवन ले जा पाएगी, लेकिन जो हल्के हल्के कण हैं वो काफी दूरी तक पवन के साथ चले जाएंगे। और जब हवा बहुत धीमे हो जाएगी तो ये कण क्या है, कहीं एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, इनका डिपोजिशन हो जाएगा। और जब ये कण एक जगह पे इकट्ठा होंगे, डिपोजिशन होगा, तो इसकी वजह से अलग अलग आकृतियों का निर्माण होगा। तो निक्षेपण की वजह से बनने वाली जो स्थलाकृति है वो है बालू टिब्बे। तो ये जो बालू टिब्बे हैं उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है, यानी कि ऐसा मरुस्थल जो गर्म है और शुष्क है वो बालू के टिब्बों के निर्माण के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस हो गया। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी आवश्यक है। अब देखिए क्या है, बेसिकली हवा के साथ कण बहते हुए जा रहे हैं, कहीं पर एक पेड़ है या कोई अन्य अवरोध है, तो क्या होता है ये जो कण है इस पेड़ वगैरह से टकरा करके एक ही जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं। तो इसकी वजह से टिब्बे का निर्माण होता है। इसीलिए कहा गया कि कोई अवरोध होना आवश्यक होता है बालू टिब्बे के निर्माण के लिए। देखिए नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हो बरखान कहलाते हैं। तो पवन की दिशा में, यहाँ पर ये बरखान दिखाए गए हैं, जो जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में होती हैं उसको हम कहते हैं बरखान। जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है।
वहां परवलयिक बालू टिब्बों का निर्माण होता है। यानी ये जो पैराबोलिक बालू टिब्बे हैं ये कहाँ बनेंगे, जहां पर धरातल पर थोड़ी वनस्पति भी मिलती है। धरातल तो मरुस्थल का ही है, लेकिन वनस्पति भी मिलती है। अच्छा देखिए, इसके साथ ही जो सीफ बालू टिब्बे हैं वो बरखान की ही भांति होते हैं। यहां पर दिखाए गए हैं सीफ बालू टिब्बे, ये बरखान की ही तरह होते हैं। सीफ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ध्यान से देखिए, बरखान में आपको एक इधर भुजा दिख रही है, एक इधर, लेकिन सीफ बालू टिब्बे में केवल आपको यहां पर एक भुजा दिखाई दे रही है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। यानी कि जब पवन की दिशा बदल जाती है तो इस तरह के सीफ बालू टिब्बे बनते हैं। सीफ की ये भुजा ऊंची और अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। यानी कि हो सकता है ये भुजा काफी ऊंची हो सीफ की और काफी लंबाई में विकसित हो। जब रेत की आपूर्ति कम और पवनों की दिशा स्थायी रहे, दो कंडीशन है। अगर एक तो रेत कम है और दूसरा पवन लगातार एक ही दिशा में बह रही है, पवन की दिशा स्थायी है, तो आपके अनुदैर्ध्य टिब्बे बनेंगे। यहां पर अनुदैर्ध्य टिब्बों को दिखाया गया है। ये अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपको लंबे दिखेंगे, कम ऊंचाई वाले दिखेंगे, एक रिज की तरह। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा में समकोण पे बनते हैं। यहां पर देखिए अनुप्रस्थ टिब्बे दिखाए गए हैं, जिस दिशा में पवन बह रही है इसके 90 डिग्री पर ये आपको अनुप्रस्थ टिब्बे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। यानी कि एक तो दो कंडीशन हो गई जिसमें ये अनुप्रस्थ टिब्बे बनेंगे। पवन की दिशा निश्चित है और जो रेत का सोर्स है वो पवन की दिशा के ठीक समकोण के ऊपर है। ये जो टिब्बे हैं अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। देखिए, इसके साथ ही अगर कहीं पर जो रेत की आपूर्ति है काफी अधिक है, यानी कि जहां पर टिब्बे हैं ये, अगर वहां पर रेत पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो टिब्बे हैं आपस में मिल जाते हैं। यानी कि ये जो आपको अलग अलग तरह के टिब्बे दिखाई दे रहे थे फिर ये नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपस में मिल जाएंगे। दूसरी बात है, ये जो हमारे टिब्बे होते हैं बालू टिब्बे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होते रहते हैं, क्योंकि हवा का जो कार्य है उसकी वजह से टिब्बा जो है, टिब्बे की जो रेत है वो लगातार आगे की ओर बढ़ती रहती है। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी भू आकृतियों को देखा जो या तो अपर्दन की वजह से बनती हैं या निक्षेपण की वजह से। हम लोगों ने काष्ठ भू आकृति है, हिमनद की वजह से बनने वाली भू आकृतियां हैं, इन सभी को देख लिया। अब देखिए, निश्चित रूप से आज की क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को पढ़ा है और आप में से जिन लोगों ने यहाँ तक लगातार क्लास को देखा है निश्चित ही वो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, तभी आप इतने सारी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिना उभे देख पाए। तो अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग फिर से अपने अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लासेस से लेके कोई सजेशन देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।